Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on our channel World Student Scope. We are doing chapter number 2 electrostatic potential and capacitance of class 12th और हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर कर लिए हैं कैपेसिटर्स के लिए। ठीक है, और कैपेसिटर की हम कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हमें पता है डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स के लिए। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब हमने पहले ही कहा था कैपेसिटर की डेफिनेशन में कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है अपने अंदर, और किस फॉर्म में स्टोर करता है अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप बोलेंगे कि वो चार्ज की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, सो चार्ज की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को वो स्टोर करता है जिसे हम ज़रूरत के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें फ़ैन चलाना है तो फ़ैन के अंदर कैपेसिटर क्या करेगा, अपने अंदर चार्ज स्टोर करता रहेगा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जब हम उसे ऑन करते हैं तो एकदम से हमें ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कैपेसिटर क्या करता है, उसे फुलफिल कर देता है। तो कैपेसिटर हमें एक टाइम पर वो एनर्जी को सप्लाई कर सकता है जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो स्टोर करता है। ठीक है, तो अभी हमें यही समझना है कि कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी जो स्टोर करता है उसका फॉर्मूला क्या होगा मैथमेटिकली, मतलब हम उस एनर्जी को देखते हैं। ठीक है, सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। द वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि क्या समझ में आया, वर्क डन। हमने जब भी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की हमने पहले भी बात की है, तब भी हमने यही कहा था कि वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन होती है किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने के लिए। राइट, यही होता है वर्क डन जो हमें करना पड़ता है। ठीक है, किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज को कलेक्ट करने के लिए। याद करो, जब हम पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक चार्ज Q1 को हम लेकर आए इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर, तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। ठीक है, फिर एक दूसरा चार्ज हम लेकर आए Q2, सेम इन्फिनिटी से हम लेकर आए इस पॉइंट तक। ठीक है, सो सेकेंड चार्ज को जब हम लेकर आए तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर जहां हम इस चार्ज को लेकर आ रहे हैं वहां पर ऑलरेडी फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से कुछ पोटेंशियल है। राइट, इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल है यहां पर, तो उसके अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। ठीक है, सो इसी तरह से अगर हम कोई थर्ड चार्ज लेकर आते हैं Q3, तो हमें और भी ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। यानी कि एक पॉइंट पर चार्ज इकट्ठा करना है, अगर कलेक्ट करना है तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। राइट, क्योंकि ऑब्वियसली लाइक चार्जेस जो हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इतना आसान नहीं होगा चार्ज को कलेक्ट करना। हम कह तो रहे हैं कि कैपेसिटर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को कलेक्ट कर लेगी, बट कैसे कर लेगी। ठीक है, ये भी तो क्वेश्चन है कि वो कैसे चार्ज को स्टोर करेगी। लाइक चार्ज तो एक जगह पर कलेक्ट ही नहीं होना चाहता। ठीक है, सो यही पॉइंट है कि हमें वर्क डन करना पड़ेगा उसके ऊपर अगर हमें चार्ज स्टोर करना है तो। ठीक है, सो वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज, तो वही वर्क डन उसके अंदर स्टोर हो जाता है एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म अभी हम डिराइव करने वाले हैं। ऑलराइट, सो किसी भी कैपेसिटर को अगर हम चार्ज करते हैं, मान लीजिए इसकी एक प्लेट पर प्लस Q चार्ज है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस तरह से, और दूसरी प्लेट पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, माइनस Q चार्ज होगा। ठीक है, सो ये चार्ज जो हमने कलेक्ट किया है, इसे प्रोड्यूस करने में या फिर कलेक्ट करने में हमें जितना भी वर्क डन W करना पड़ेगा, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला तो यूनिट तो वही रहेगी जूल। एनर्जी है तो हमेशा यूनिट क्या होगी, जूल होगी। ठीक है, सो यही हमें आज डिस्कस करना है। चलिए यहां पर देखते हैं। अब ये कैपेसिटर की दो प्लेट है, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज है। अब अपने आप तो ऐसा होगा नहीं कि चार्ज वहां पर कलेक्ट हो जाए, तो हमें कुछ ड्राइविंग फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि बैटरी। ठीक है, कोई तो होना चाहिए ना जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, मतलब चार्जेस को फोर्स करेगा इधर से उधर मूव करने के लिए। ठीक है, सो वो काम किसका होता है, बैटरी का होता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देती है, तो चार्ज मूव करते हैं। ठीक है, चार्जेस अपने आप फिर मूव करते हैं इस तरह से कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है और यहां पर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है। तो वर्क डन बेसिकली कौन करती है, हमारी बैटरी करती है। अब बैटरी कैसे कर सकती है, हम तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बैटरी करती है, लेकिन बैटरी के पास कौन सी एनर्जी होती है, क्योंकि हम एनर्जी ऐसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। राइट,
सो बैटरी के पास कौन सी एनर्जी होती है आपको पता होगा, केमिकल एनर्जी होती है, राइट, केमिकल एनर्जी है, और इसी केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर कन्वर्ट करें, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये हम डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर बल्ब लगा दूंगा तो मैं क्या कहूंगा, मैंने केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में, क्योंकि बल्ब के अंदर दो ही तरह की एनर्जी होंगी, लाइट और हीट एनर्जी, ठीक है। अभी मैंने कैपेसिटर लगाया है तो मैंने केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अगर मैं यहां पर फैन लगा देता हूं तो फैन के पास कैसी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं एक टाइप से। सो बैटरी मतलब अपनी केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। तो वो डिपेंड करता है हम यहाँ पर कैसा कंपोनेंट या फिर कैसी डिवाइस लगा रहे हैं, तो वो केमिकल एनर्जी को बैटरी तो कन्वर्ट कर ही देगी दूसरी फॉर्म के अंदर, राइट। सो ये हो गया किस फॉर्म से एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब बात करते हैं इस डेरिवेशन की, क्योंकि डेरिवेशन बेसिकली पूछ ली जाती है, एक्सप्रेशन हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं किसी भी कैपेसिटर के लिए। जरूरी नहीं है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, कोई भी कैपेसिटर हो, हालांकि हम बात पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ही करेंगे, बट ये जो फॉर्मूला अल्टीमेटली हम डिराइव करेंगे वो सभी कैपेसिटर्स के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो हमें एक्सप्रेशन बनाना है फॉर स्टोर्ड एनर्जी, कि एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होने वाली है, ठीक है। तो यहां पर ये जो लगा हुआ है, यहां पर क्या होगी, एक्चुअल में एक बैटरी होगी कुछ इस तरह से, ठीक है। इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगी। सो कितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ने क्रिएट किया हुआ है, V, कैपिटल V, इतना पोटेंशियल डिफरेंस, इतने ही वोल्ट की हमारी बैटरी होगी। सो इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देती है, यानी कि एक तरफ हायर पोटेंशियल, एक तरफ लोअर पोटेंशियल, कुछ इस तरह से। और हमें पता है कि बैटरी के अंदर अब एक्चुअल में यहां पर कौन सा चार्ज फ्लो करता है, ये हमें बात करनी है। सो पॉजिटिव चार्ज तो हमें पता है कि कभी फ्लो नहीं करता है, वो तो बाउंड चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक्चुअल में फ्लो करते हैं। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है इस प्लेट के ऊपर, ठीक है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, और ये उसका ऑपोजिट होगी नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट, राइट। सो अब ये होगा क्या, बैटरी से यहां पर मतलब जो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, यानी कि एक फोर्स अब इनके ऊपर लगेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना पड़ेगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करती है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। आप कहीं पर भी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, यहां पर ये है, यहां पर ये है, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। ये किसकी डायरेक्शन में बना रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फील्ड की डायरेक्शन में या फिर फील्ड के ऑपोजिट। तो वो फील्ड के ऑपोजिट मूव करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस होते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कभी मूव नहीं करते, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, ऑलराइट। सो इस तरह से एक्चुअल जो पिक्चर है वो यही होती है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करेंगे और यहां पर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होते जाएंगे। सो इस प्लेट पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन देखो यहां से भी फ्लो करके जा ही रहे होंगे, ठीक है। इस कंप्लीट इस वायर के अंदर तो फ्लो कर ही सकते हैं चार्जेस, यहां पर बीच में क्या है, एयर है, यहां कोई चार्ज फ्लो नहीं कर सकता इस तरह से, क्योंकि कोई कनेक्शन ही नहीं है। बट इधर से तो फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से, ठीक है, सर्किट के अंदर हमारे। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो यहां पर कैसा चार्ज आएगा, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होता जाएगा। सो ये एक्चुअल पिक्चर है। लेकिन अब बुक्स के अंदर या फिर डेरिवेशन जब हम करते हैं, अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर हम किसी भी चार्ज को, जैसे हम चार्ज सिस्टम यहां पर बनाते हैं, दिस इज Q1 चार्ज, दिस इज Q2 चार्ज, Q3 चार्ज। अब ये सिस्टम ऑफ चार्ज है, यानी कि मैं 3 चार्ज इस जगह पर ले आया, ठीक है। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं पहले Q1 को लेकर आया, बाद में Q2, या फिर सबसे लास्ट में Q3 को लेकर आया। हो सकता है मैं सबसे पहले Q3 को लेकर आऊं, फिर Q1 को लेकर आऊं, फिर Q2 को लेकर आऊं, मतलब किसी भी ऑर्डर में आप इन चार्जेस को यहां पर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्डर में आप इन चार्जेस को यहां पर लेकर आ सकते हैं, अगर आपका फाइनल अरेंजमेंट सेम है। एक बार आपने किया, एक बार आपके फ्रेंड ने किया, ठीक है। अगर आप दोनों का फाइनल अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल सेम होगी। मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर चार्ज कैसे आया, ठीक है।
वो कहाँ पर रखा गया है, मतलब वो सिस्टम कैसा है, सिर्फ इस बात से फर्क पड़ेगा, राइट। सो सेम यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं, अब प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए और नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। वो कैसे भी आए, अगर वो यहाँ से इस तरीके से हम बोल रहे हैं ऐसे आ रहा है तो भी वो सही है, और एक्चुअल में तो ऐसे ही आएगा। लेकिन अगर कोई बोलता है कि मान लो, जस्ट अगर मैं इमेजिन करें कुछ इस तरह से हो, ठीक है, कि ये जो एक प्लेट है, दोनों प्लेट्स कैसी होंगी, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल न्यूट्रल होंगी। अब एक प्लेट से हमारा कुछ पॉजिटिव चार्ज उठकर अगर यहाँ चला जाए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में अगर चला जाए, ये प्लेट अपना पॉजिटिव चार्ज कुछ इसे दे देती है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर अगर चार्ज कम हुआ है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा और अगर अपना चार्ज दे देती है, ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, कुछ इस तरह से भी अगर हम सेम सिचुएशन एक्वायर कर लेते हैं, मतलब सेम ही चार्ज यहाँ पर होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ये जस्ट इमेजिन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सोचना थोड़ा सा आसान है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप सोचेंगे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, जो कि एक्चुअल में हो रहा है, तो ये सोचना डिराइव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज उठकर यहाँ आ जाए, है ना, हमारी प्लेट बी से प्लेट ए के पास में अगर चार्ज फ्लो करे कुछ इस तरह से, जो कि होगा नहीं, बट जस्ट इमेजिन ही कर रहे हैं, मतलब ये जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी फाइनली, और ये जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी फाइनली, ठीक है। सो सेम सिचुएशन जब होगी तो एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनर्जी सिर्फ किस बात पर डिपेंड करती है कि आपका फाइनल अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज चाहिए, इस पर नेगेटिव चार्ज चाहिए, वही हमें मिल रहा है, ठीक है। चाहे चार्ज यहां से फ्लो करे, चाहे चार्ज यहां से फ्लो करे, उससे कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। दोनों में एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा वो सेम बनेगा। अल्टीमेटली हमें ये जानना है कि कितनी एनर्जी यहां पर होगी, या फिर कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा इन दोनों प्लेट्स को चार्ज करने के लिए। ऑलराइट, सो अब हम यही चीज यूज करने वाले हैं कि यहां पर हम ये मानेंगे कि इस न्यूट्रल प्लेट, दोनों प्लेट स्टार्टिंग में न्यूट्रल होंगी, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज उठकर यहां पर चला जाएगा, ठीक है। सो चलिए अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब ये तो है फाइनल चार्ज जो आप देख पा रहे हो, इस पर प्लस क्यू चार्ज होगा, और इस पर फाइनली मुझे क्या चाहिए, माइनस क्यू चार्ज। इक्वल और ऑपोजिट चार्ज हमें चाहिए होता है। लेकिन जब ये चार्जिंग हो रही होगी, ठीक है, सबसे पहले जब इसने थोड़ा सा चार्ज इसको दिया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद में फिर उसने कुछ चार्ज दिया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज थोड़ा बढ़ गया, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो इस तरह से जब जैसे जैसे देखो चार्जिंग इंक्रीज होती जाएगी, स्टार्टिंग में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी चार्ज देने में। सेकेंड टाइम जब चार्ज हमें देना होगा यहाँ पर, तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्शन को फेस करना पड़ेगा, राइट। तो वो दिक्कत होगी, हमें थोड़ा वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा। अब और जब हम करेंगे चार्जिंग, तो हमें और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि जो वर्क डन है ये धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो हम किसी भी एक टाइम पर बीच में कभी हम मान लेते हैं कि इस प्लेट के ऊपर कितना चार्ज है, माइनस स्मॉल क्यू, ठीक है, स्मॉल क्यू से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इस प्लेट पर चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू, ठीक है। ये जस्ट मैंने बीच में माना है कि किसी टाइम पर इतना चार्ज यहाँ है और इतना चार्ज यहाँ है। फाइनली हमें कितना चाहिए, इतना चाहिए, ठीक है, वो तो फाइनल कंप्लीट चार्जिंग होने के बाद। लेकिन अभी मैंने जस्ट ये माना है कि अभी सिर्फ इतना ही चार्ज क्रिएट हम कर पाए, इतना प्लस क्यू यहाँ पर और माइनस क्यू यहाँ पर, ठीक है। सो लेट एट एनी टाइम, let at any time charge on plates is प्लस माइनस क्यू। इतना चार्ज वहां पर उनकी प्लेट्स पर है, ठीक है। तो अगर इतना चार्ज यहां पर है तो उनकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करेगा, मतलब यहां पर पोटेंशियल भी होगा। अब इस कैपेसिटर की हम कुछ कैपेसिटेंस भी तो मानेंगे, वो कैपेसिटेंस क्या है, C, ठीक है। हमने जो भी कैपेसिटर यहां पर यूज किया उसकी कुछ तो कैपेसिटी होगी ना, तो वो कैपेसिटेंस हो गई C। और कैपेसिटेंस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि उसके ऊपर कितना चार्ज है या फिर कितना पोटेंशियल है। हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला हमें पता है, ऑलराइट। या फिर मैं लिख सकता हूं V, पोटेंशियल को मैं लिख सकता हूं Q अपॉन C, इस तरह से मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू Q अपॉन C। अब ये जो कैपेसिटेंस होती है वो कांस्टेंट होती है, ये चेंज नहीं होती है। कब चेंज होगी, जब मैं एरिया को चेंज कर दूं प्लेट्स का, अगर मैं इनके बीच में डिस्टेंस को चेंज कर देता हूं, यानी कि फिजिकल पैरामीटर्स को चेंज करने से हमारी कैपेसिटेंस चेंज हो सकती है।
लेकिन चार्ज या फिर पोटेंशियल पर वो डिपेंड नहीं करती है। दिस इज अ कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट है। और हम कर क्या रहे हैं, देखो स्टार्टिंग में दोनों प्लेट्स न्यूट्रल है, हमने मेहनत करके थोड़ा सा यहाँ पर चार्ज क्रिएट किया है, यानी कि कुछ चार्ज हम यहाँ पर ले आए हैं, ठीक है। सो उस जितना चार्ज हम लेकर आएंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पर पोटेंशियल होगा। ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा पोटेंशियल हम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। सो अगर किसी टाइम पर हमारा जो चार्ज है वो Q है, स्मॉल q से जो हम रिप्रेजेंट करें, तो उस टाइम पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V डैश, ठीक है, क्योंकि कैपिटल V तो हमारा फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितने की हमने बैटरी पर लगाई है। तो अभी हम बीच में किसी टाइम पर बात करें क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होगा अभी, ठीक है, अभी इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाया है। हम किसी बीच में किसी टाइम पर बात करें तो V डैश हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस C। यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, लेकिन चार्ज अभी स्मॉल q से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो इतना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच में होगा उस टाइम पर, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि उसके बाद, अभी इतना तो ये सिचुएशन तो प्रेजेंट सिचुएशन है, इसके बाद में मैं कुछ थोड़ा सा और चार्ज यहां पर देना चाहता हूं। कितना चार्ज, dq। dq का मतलब ही होता है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, मतलब बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा चार्ज मुझे सप्लाई यहां पर करना है, ठीक है, dq। तो ऑब्वियसली इस चार्ज को देने के लिए मुझे थोड़ा सा वर्क डन तो करना पड़ेगा ना। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, dw। सो dw क्या है, वर्क डन जो मुझे करना पड़ेगा dq चार्ज और यहां से यहां ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट इतना चार्ज ट्रांसफर करने के लिए। तो वो वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन क्या होगा, अब पोटेंशियल से निकल सकता है ना वर्क डन। हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस उस टाइम पर V डैश है, ठीक है, जब मैं ये dq चार्ज ट्रांसफर करना चाहता हूं उस टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस V डैश है। सो पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग ये होता है कि अगर मुझे यूनिट चार्ज ले जाना है, मतलब यहां से यहां अगर मुझे यूनिट चार्ज ट्रांसफर करना होगा तो सेम इतना ही वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, लेकिन अगर मुझे dq चार्ज को ले जाना है, ट्रांसफर करना है, तो मुझे क्या करना होगा, V डैश से मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी कि V डैश मल्टीप्लाइड बाय dq, ठीक है। पोटेंशियल ये हो गया V डैश मल्टीप्लाइड बाय dq, जो चार्ज हमें यहां पर ट्रांसफर करना है। तो V डैश की वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऊपर से, Q अपॉन कैपिटल C इज द कैपेसिटेंस और dq हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, dw इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हमें करना पड़ेगा इस चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। सो ये dw है, लेकिन मुझे क्या करना है, फाइनल जो पिक्चर है, फाइनल पिक्चर ये है कि देखो पॉजिटिव प्लेट पर प्लस q चार्ज है और नेगेटिव प्लेट पर माइनस q चार्ज है, यानी कि ये मुझे अचीव करना है, मुझे इतना चार्ज करना है कैपेसिटर को, ठीक है। सो मुझे बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, तो दैट वर्क डन विल बी w, और वो क्या होगा, इस dw का इंटीग्रेशन करने से आएगा। ये जो छोटे छोटे वर्क डन हम काउंट करें अगर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो उन्हें हम ऐड कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेट कर देंगे किसे, dw को, ठीक है। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो इंटीग्रेट करने से आएगा dw को। अब इंटीग्रेट करना है, dw की वैल्यू यहां पर डाल देते हैं q अपॉन c इंटू dq। यहां पर आप ये समझिए कि जो q है, ये जो चार्ज है, ये वेरिएबल है। स्टार्टिंग में इन दोनों प्लेट्स पर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, फिर हमने जैसे जैसे चार्जिंग करना स्टार्ट किया तो ये बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, और फाइनली ये जो वेरिएबल है वो कितना हो जाएगा, कैपिटल Q के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो चार्ज है वो कहां से कहां तक, जीरो से, ठीक है, जीरो से स्टार्ट हुआ था क्योंकि Q यहां पर वेरिएबल है। फाइनली मुझे वेरिएबल की वैल्यू चाहिए कैपिटल Q, फाइनली मुझे इतना चार्ज चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द वेरिएबल कैपिटल C, सिर्फ एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता लग गया है वर्क डन जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ dw होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन यहां पर हमने रखा q अपॉन c और यहां पर है dq, ठीक है। इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो होंगी जीरो से लेकर कैपिटल Q हम यहां पर यूज कर लेंगे। तो अब इंटीग्रेट करने के लिए हम 1 अपॉन कैपिटल C इसे बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन सिर्फ क्या किसका रह जाएगा, Q इंटू dq। लिमिट्स क्या है, जीरो से लेकर कैपिटल Q, ये लिमिट होंगी, ठीक है। तो अगर x dx यहां पर होता तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, पावर एक इंक्रीज कर दो और उसी से डिवाइड कर दो, तो Q की हम एक पावर इंक्रीज कर देंगे, यानी कि देखो 1/c बाहर है, Q स्क्वायर हम उसको कर देंगे, हमने पावर इंक्रीज कर दी और 2 से हमने उसे
डिवाइड कर दिया, ठीक है। लिमिट्स क्या है, 0 से लेकर कैपिटल Q। तो चलिए डाल देते हैं, हाफ बाहर आ जाएगा, हाफ, ठीक है। जब कैपिटल Q, अपर लिमिट आप यहां पर डालोगे तो कैपिटल Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और लोअर लिमिट तो है ही 0, तो वो हमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। सो हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, क्योंकि अपॉन C तो पहले से ही है वहां पर, तो ये आ जाएगा वर्क डन जो मुझे करना पड़ेगा। कैपिटल Q अगर मुझे दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करना है, यानी कि हमारे कैपेसिटर पर अगर मुझे इतना चार्ज चाहिए, उसकी कैपेसिटेंस मुझे ऑलरेडी पता है कि इतनी कैपेसिटेंस का वो कैपेसिटर है, तो वो कितनी एनर्जी स्टोर कर लेगा, ठीक है। सो ये मुझे पता लग गया, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, या फिर आप Q स्क्वायर अपॉन 2C कुछ भी बोल लो। अब जो हमारा जनरल रिलेशन है वो क्या है, C इज इक्वल टू Q इंटू V, राइट। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, Q इज इक्वल टू CV, ये रिलेशन है, राइट। Q इज इक्वल टू CV, यानी कि अब चार्ज अगर मुझे पता है कैपेसिटर के ऊपर कितना है और उसकी कैपेसिटेंस पता है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं यहां से सब्स्टिट्यूट करूं Q को CV, ठीक है, तो हाफ एज इट इज रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर में C भी है, और ऊपर Q स्क्वायर क्या बन जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर, हमने स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है। तो ये एक C से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। सो ये भी एक फॉर्मूला आ जाएगा। अगर एक कैपेसिटर जिसकी आपको कैपेसिटेंस पता है, आपने उसको कितनी बैटरी के साथ में कनेक्ट किया, क्योंकि ये जो V वोल्टेज है वो किसकी होगी, बैटरी की ही होगी। आपने 5 वोल्ट, 10 वोल्ट या फिर 15 वोल्ट, कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, वो हो जाएगी वोल्टेज। कैपेसिटर की अपनी खुद की कैपेसिटेंस है, तो अगर हम ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पर डालेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा ये कैपेसिटर इतनी एनर्जी स्टोर कर लेगा अगर इसको मैं इतनी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, एक और फॉर्मूला बन जाता है अगर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। यहाँ पर हमने देखो Q को सब्स्टिट्यूट किया CV, राइट। सो ये दोनों Q और C की टर्म में हो गया, ये C और V की टर्म में हो गया। अब एक फॉर्मूला बनेगा Q और V की टर्म्स में। सो मैं कैपेसिटेंस को देखे क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, Q अपॉन V, राइट। कैपेसिटेंस को मैं लिख सकता हूं Q अपॉन V। सो यहां पर क्या बनेगा, हाफ एज इट इज, Q स्क्वायर एज इट इज, कैपेसिटेंस को मैंने सब्स्टिट्यूट किया Q अपॉन V, तो V कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो Q से Q कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 1/2 QV, ठीक है, सिर्फ चार्ज और वोल्टेज का प्रोडक्ट। तो मैं ये सभी फॉर्मूले लिख लेते हैं एक साथ में। यही जो वर्क डन है वो क्या बन जाती है, एनर्जी बन जाती है। तो मैं इक्वेट कर सकता हूं, राइट, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने ये डिराइव किया था, Q स्क्वायर अपॉन 2C, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला हमने डिराइव किया हाफ CV स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है। और थर्ड हमने ये डिराइव किया है हाफ Q इंटू V। सो ये सभी फॉर्मूले सही हैं। अगर हमें किसी भी कैपेसिटर के लिए क्या निकालनी है, उसके अंदर स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। सो ऑल ऑफ दीज फॉर्मूलाज आर करेक्ट, ठीक है। आप ये भी यूज कर सकते हो। अभी हम देखेंगे हमें किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। सो Q स्क्वायर अपॉन 2C, हाफ CV स्क्वायर एंड हाफ QV। तीनों फॉर्मूले बिल्कुल आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर एक भी फॉर्मूला आपको याद है, हाफ CV स्क्वायर अगर आपको याद है, और आपको ये पता होना चाहिए कि Q इज इक्वल टू CV, ये जो जनरल रिलेशन है वो तो हमेशा ही सेम रहेगा। तो ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट करके ये भी बना लोगे और ये भी बना लोगे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप कोई भी दूसरे दो फॉर्मूले यहाँ पर बना सकते हो। वैसे तो आपको तीनों याद होने चाहिए, ठीक है। सो ये है स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम कैपेसिटर की कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी कैपेसिटर की अगर आपको कैपेसिटेंस पता है, उसने कितना चार्ज स्टोर किया है, तो हम उसकी स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो कि कैपेसिटर स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज की फॉर्म में वो पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में यही किया था, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर होगा क्या, ये अब हम देख लेते हैं। यानी कि एनर्जी का क्या रिलेशन रहेगा, एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं, C1, C2, C3, ये तीन कैपेसिटर्स हैं, और हमने इन सभी को एक ही वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है, तभी तो वो सीरीज में है। वोल्टेज सोर्स क्या हो गया यहाँ पर, V।
तो यहां पर अब एनर्जी क्या होगी, अब पहले तो मैं लिख देता हूं फॉर्मूले जो हमने तीनों डिराइव किए, हाफ, ठीक है, सबसे पहला था क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, यही फॉर्मूला हमने डिराइव किया, फिर था हाफ सी वी स्क्वायर एंड देन वी डिराइव्ड हाफ क्यू इंटू वी। ओके, तो ये तीनों फॉर्मूले हैं एनर्जी के। अब सीरीज के अंदर आप ये बताइए कि क्या सेम रहता है, C1, C2 और C3, तीनों कैपेसिटेंस अलग अलग है, ठीक है, और तीनों के पास सेम क्या होता है, चार्ज। अगर इसके पास Q चार्ज है तो इसके पास भी Q चार्ज है और इसके पास में भी Q चार्ज है, लेकिन तीनों के पास पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंट होगा, V1, V2 और V3, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्मूले में भी क्या आ रहा है, V आ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग है, हम इसको यूज नहीं करेंगे। इस फॉर्मूले में भी V यूज हो रहा है तो हम इस फॉर्मूले को भी यूज नहीं करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के पास अलग अलग है। सीरीज कॉम्बिनेशन जो है, क्योंकि वो यहां पर चार्ज सेम रहता है, यानी कि हम फर्स्ट फॉर्मूले को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। चार्ज तो सभी के पास सेम है U। अगर मैं फर्स्ट कैपेसिटर की बात करूं तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, अगर उसके पास Q चार्ज है तो मैं लिख सकता हूं Q स्क्वायर अपॉन 2C1, ठीक है, प्लस सेकेंड वाले के पास, अब यहां पर आप इसको ऐसे कर लीजिए डायरेक्टली, हमारा जो फॉर्मूला है वो Q स्क्वायर अपॉन 2C, ठीक है, यानी कि ये 1 अपॉन C है, और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर मुझे ये पता है कि 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, क्योंकि यहां पर तीन कैपेसिटर्स है, तो 1 अपॉन C को मैं ये लिख सकता हूं Q स्क्वायर अपॉन 2, बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और 1 अपॉन C को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है। सो अगर आप Q स्क्वायर बाई 2 को आप हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या बनेगा, Q स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया अपॉन 2C1 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2C2 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2C3, ठीक है। सो ये जो टर्म है इसे मैं क्या कह सकता हूं, ये है पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर फर्स्ट ने स्टोर की होगी अपने अंदर, क्योंकि उसके पास Q चार्ज है, तो Q स्क्वायर अपॉन 2C1, इसकी कैपेसिटेंस से हमने डिवाइड किया इसको। सेकेंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C2, तो हम क्या लिखेंगे Q स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ C2, और थर्ड के लिए हम क्या लिखेंगे Q स्क्वायर अपॉन 2C3। तो ये क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट ने स्टोर की है, ये वो सेकेंड ने स्टोर की है, और ये थर्ड कैपेसिटर ने जो स्टोर की है, तो ये क्या बन जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर ने जो भी एनर्जी स्टोर की होती है U1, U2 और U3, तीनों का टोटल सम, मतलब हम कह सकते हैं हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, यानी कि एनर्जी को हम ऐड कर सकते हैं। कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, लेकिन एनर्जी जो है वो सिंपल यही रिलेशन फॉलो करेगी, एनर्जी डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं सीरीज के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सेम वे में। सो दीज थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो पैरेलल के अंदर क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अगर ये तीनों कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, C1, C2 और C3 है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम क्या लिख सकते हैं, C विल बी, तीनों का डायरेक्ट सम हो जाता है पैरेलल के अंदर, तो बड़ा आसान फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि बस कुछ भी नहीं करना, हमें डायरेक्टली ऐड करना है। अब जो एनर्जी का फॉर्मूला है, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, Q स्क्वायर अपॉन 2C, सेकेंड फॉर्मूला वॉज हाफ CV स्क्वायर एंड थर्ड फॉर्मूला वॉज हाफ Q इंटू V, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब क्या कर सकते हैं हम, जो कैपेसिटेंस है C को हम रिप्लेस कर देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 से, ठीक है, कैपेसिटेंस को, और पोटेंशियल देखिए यहां पर अगर मैं यहां पर रिप्लेस करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज तीनों कैपेसिटर्स के पास चार्ज अलग अलग होगा, Q1, Q2 और Q3। ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर चार्ज अलग अलग होता है, लेकिन पोटेंशियल सभी को सेम मिलता है, यानी कि सभी को कितना पोटेंशियल मिला हुआ है, V, ठीक है। तो हमें सेकेंड फॉर्मूला देखो यूज करना चाहिए कि हम C को लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, और पोटेंशियल भी सभी के पास में सेम है, यानी कि V स्क्वायर, ठीक है। तो ना ही तो हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ना ही हम ये थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहां पर हम U को लिख सकते हैं हाफ
ठीक है। v स्क्वायर एज इट इज रहेगा क्योंकि पोटेंशियल सभी के पास सेम है, और c को मैंने लिखा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अब हम इसे क्या लिखेंगे, हाफ, जब मल्टीप्लाई होगा हर एक टर्म से तो C1 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ, C2 मल्टीप्लाई होगा v स्क्वायर से प्लस हाफ, C3 भी मल्टीप्लाई होगा v स्क्वायर से, ठीक है। सो नाउ दिस इज हाफ, ये कैपेसिटेंस है और ये v स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। हाफ कैपेसिटेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो उसके अक्रॉस है, अगर वो मल्टीप्लाई होता है तो वो होती है कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी। तो ये जो है जब हम C1 यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स फर्स्ट कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी हो गई U1, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी हाफ C2 इंटू वी स्क्वायर यानी कि U2, एंड थर्ड कैपेसिटर के अंदर हो गई U3, एंड दिस विल गिव यू टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर भी यही होना चाहिए, जितनी एनर्जी फर्स्ट वाले कैपेसिटर ने स्टोर की है U1, सेकेंड ने U2 और थर्ड ने U3, तो तीनों का सम हो जाएगी हमारे पास टोटल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी। ऑलराइट, अब हम मूव कर सकते हैं, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर दोनों ही जगह पर आप एनर्जी को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं अगर आपको इंडिविजुअल एनर्जीज पता है जो कैपेसिटर्स ने स्टोर की है, ओके। तो आप टोटल एनर्जी के लिए उन्हें ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली सीरीज या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट वी विल डिस्कस एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब डेंसिटी देखिए क्या होती है। डेंसिटी अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो आपने पढ़ा है कि मास अपॉन वॉल्यूम हमारी क्या हो जाती है, डेंसिटी, यानी कि ये रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी देख रहे हैं, तो एनर्जी डेंसिटी में क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी को आप डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से। मास डेंसिटी क्या होती है, मास को हम डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम से, तो ये बन जाती है हमारी मास डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी के लिए हम एनर्जी को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से। अब यही चीज हमें करनी है, ठीक है, किसी भी कैपेसिटर के लिए, लेकिन ये जो हम डेरिवेशन करेंगे फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये टॉपिक सभी के लिए कॉमन है, बट अभी डिराइव करने के लिए ज्यादा सिंपल जो डेरिवेशन होगी वो होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो यहां पर हम डिराइव कर रहे हैं फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऑलराइट, फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब कैपेसिटर को हमने कहा कि वो एनर्जी स्टोर करता है, किसकी फॉर्म में स्टोर करता है, चार्ज की फॉर्म में स्टोर करता है। चार्ज की फॉर्म में तो स्टोर करता है। अभी हमने बात की चार्ज क्रिएट करने के लिए या फिर कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है। मतलब हो क्या रहा है कि जब तक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज नहीं है तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अगर ये चार्ज ही नहीं है, दोनों प्लेट्स न्यूट्रल हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स विल ऑल्सो बी जीरो। लेकिन जैसे ही आप इस कैपेसिटर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, सो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, और चार्ज होने के बाद में आप देखेंगे, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट अगर बन जाती है, ये नेगेटिव प्लेट अगर बन जाती है, सो हम देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है, ठीक है। बिटवीन दिस रीजन यहाँ पर क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। तो कई बार हम इसको ये भी समझते हैं कि ये जो एनर्जी है कैपेसिटर के अंदर, ये एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ही स्टोर्ड है, ठीक है। जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं था, उसके पास कोई चार्ज नहीं था, मतलब ये तो हम बोल ही रहे हैं कैपेसिटर जब तक चार्ज नहीं था, दैट मीन्स उसके पास कोई चार्ज नहीं है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। बट जैसे ही इसके पास एनर्जी स्टोर हो गई तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाता है। मतलब एनर्जी कब स्टोर होगी, जब ये थोड़ा बहुत भी चार्ज हो जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। हम और ज़्यादा चार्ज करेंगे तो एनर्जी और इंक्रीज कर जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज आप स्टोर करते जाओगे उतनी एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज भी करती जाएगी, ठीक है। सो ये जो एनर्जी है, हम कह सकते हैं कई बार इसको एनर्जी स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो फील्ड है तो यहां पर एनर्जी है, जब फील्ड नहीं है तो यहां पर कोई एनर्जी भी नहीं होगी, ठीक है। अब फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम कंसिडर करेंगे कि ये जो थिकनेस है वो कितनी है, d, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और ये जो एरिया होगा एक प्लेट का वो कितना होगा, एरिया a हो जाएगा, ठीक है। जब हम चार्ज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज डेंसिटी बन जाएगी ना। अगर यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है,
सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पर माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए। इक्वल और ऑपोजिट चार्ज यहाँ पर क्रिएट होगा, राइट। सो दिस इज प्लस सिग्मा एंड दिस इज माइनस सिग्मा, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया ए डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस या फिर जो ये जो गैप है डी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का। हमें एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। एनर्जी अगर हम सिंपल एनर्जी लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने डिराइव किया था Q² अपॉन 2C, ठीक है। सो अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए मुझे देखो कैपेसिटेंस तो पता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, ये फॉर्मूला होगा। चार्ज जो है अगर वो मुझे पता लग जाए, चार्ज कितना वो स्टोर करेगा, ठीक है। सो चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को आपको मल्टीप्लाई करना होगा एरिया ए से, ठीक है। सिग्मा को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एरिया ए से, लेकिन यहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हम उसको रिलेट कर पाए। हमने कहा ना कि एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि एनर्जी के फॉर्मूले में हम कुछ भी करके इलेक्ट्रिक फील्ड को ला सकें, ताकि हम दोनों के बीच में डिपेंडेंस जो है वो देख सकते हैं। सो हमें ये पता है कि जब सिग्मा और माइनस सिग्मा अगर इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है दोनों प्लेट्स की, तो इस रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक प्लेट की वजह से, अगर एक सिंगल प्लेट है और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी होगा, नेगेटिव प्लेट की वजह से भी होगा, और दोनों ऐड हो जाते हैं। बिटवीन द प्लेट्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होंगे, बाहर कोई भी पॉइंट होगा तो वहां पर वो सबट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तभी तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के सिर्फ बीच वाले इस रीजन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बाहर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, राइट। सो यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मैं जो सिग्मा है यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको क्या लिख सकता हूं? अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को वहां ले जाता हूं, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा। चार्ज होता है सिग्मा इंटू एरिया ए, तो ये सब्स्टिट्यूशन हम यहां पर कर देते हैं, सिग्मा को रख देते हैं एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E मल्टीप्लाइड बाय एरिया ए। ये हो गया हमारा चार्ज, यानी कि हम कुछ भी करके हमने क्या किया? चार्ज को एक्सप्रेस कर दिया इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हम ले आए, ठीक है। तो अब एक सब्स्टिट्यूशन तो हमें ये करनी होगी चार्ज की। कैपेसिटेंस आपको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या होता है, ठीक है। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस हम कर देते हैं एनर्जी के फॉर्मूले में। सो एनर्जी विल नाउ बिकम, क्या हो जाएगी? देखो एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू एरिया ए, ये है चार्ज के इक्वल और चार्ज का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर देते हैं। नीचे क्या है? देखो डिनोमिनेटर में 2 और कैपेसिटेंस C, वो क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया ए अपॉन डी, ये है फॉर्मूला। अब ये देखिए ऊपर हम इलेक्ट्रिक स्क्वायर कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट का भी स्क्वायर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी स्क्वायर हो जाएगा, एरिया का भी स्क्वायर। नीचे 2 है, दिस इज एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया ए, और ये जो d है डिस्टेंस d को हम ऊपर ले जाते हैं, यानी कि क्योंकि डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एरिया से एक एरिया जो है कैंसिल हो जाएगा, एरिया का स्क्वायर है ऊपर, ठीक है। सो ये क्या बच गया है? u इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है, और फिर क्या है? एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस गैप बिटवीन द प्लेट्स d। सो ये जो एरिया ऑफ प्लेट है और ये है गैप, ठीक है। तो जब हम एरिया को इस गैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या बन जाएगा? इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम बिटवीन दीज टू प्लेट्स, ये जितनी भी वॉल्यूम कुछ इस तरह से होगा ना। अगर हम बनाते हैं तो ये ऐसी होती है, एक प्लेट कुछ ऐसी दिखाई देती है, दूसरी प्लेट कुछ ऐसी दिखाई देती है, ठीक है। सो ये दोनों प्लेट्स मिलकर एक वॉल्यूम कवर करती हैं इस तरह से, ठीक है। सो ये जो, क्योंकि ये इस प्लेट का एरिया है पॉजिटिव या फिर किसी भी नेगेटिव प्लेट का, और d यहाँ पर डिस्टेंस है, ठीक है। तो जब हम एरिया को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। ऑल राइट, सो एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस d विल बी वॉल्यूम v। यहाँ पर मैं क्योंकि v से हम वोल्टेज भी समझ सकते हैं, लेकिन इसके ब्रैकेट में लिखा है वॉल्यूम, दैट मीन्स ये वॉल्यूम है।
और मुझे क्या चाहिए थी, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो क्यों ना हम इस वॉल्यूम को यहाँ नीचे ले आते हैं। सो बचेगा क्या, सिर्फ हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ठीक है, सो इस एक्सप्रेशन को हम नेक्स्ट पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या रिजल्ट हमें मिल गया है, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर हो गया और एरिया इनटू डिस्टेंस d। ये जो टर्म है ये क्या बन गई है, वॉल्यूम यानी कि V। सो इस वॉल्यूम को हम यहां ले आते हैं, यानी कि U अपॉन वॉल्यूम V, ये क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। और यही क्या होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। सो वो एनर्जी डेंसिटी हो जाती है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल u से। ठीक है, ये कैपिटल U था एनर्जी के लिए, स्मॉल u का मीनिंग हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है फॉर एनर्जी डेंसिटी, जो किसी भी टाइप के कैपेसिटर के लिए आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या रिलेशन आ रहा है सर, देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी भी कैपेसिटर के लिए निकाल सकते हैं। अगर मान लो स्फेरिकल कैपेसिटर आ गया, ठीक है, सो वहां पर भी दो स्फीयर्स होंगे ना, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, तो इसके बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही। ठीक है, इन बिटवीन दीज टू प्लेट, तो वहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का को यूज करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी हमें पता लग जाएगी। ठीक है, अगर कोई और कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, किसी भी टाइप का कैपेसिटर हो, ये फॉर्मूला सेम रहेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ऑलराइट, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी। ये एनर्जी डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन हमारे पास हो गया। इसकी यूनिट क्या होगी, अगर एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी होती है जूल में, यूनिट जूल, और वॉल्यूम होती है मीटर क्यूब। अगर हम SI यूनिट की बात करते हैं तो जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी यूनिट, यानी कि SI यूनिट हो जाएगी। और हम यहां पर क्या देख सकते हैं, देखिए अब ये जो एनर्जी डेंसिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है। एनर्जी डेंसिटी का मीनिंग क्या है कि जब हमने कैपेसिटर्स को देखो चार्ज किया, ये दो पैरेलल प्लेट मतलब प्लेट्स हैं, तो जब हम चार्ज करते हैं तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। इस रीजन में सीधी सी बात है क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। सो डिफरेंट कैपेसिटर्स के लिए ऑब्वियसली, मतलब कोई छोटा कैपेसिटर होगा, कोई बड़ा कैपेसिटर होगा, तो उनकी एनर्जी डिफरेंट ही होगी। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि किस कैपेसिटर के पास एनर्जी डेंसिटी क्या है, यानी कि हर एक कैपेसिटर के पास यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में वो कितनी एनर्जी स्टोर कर पा रहा है। दिस इज यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि 1 मीटर क्यूब। अगर आपको कैपेसिटर्स का कंपैरिजन करना है कि ये अच्छा कैपेसिटर है, ये गंदा कैपेसिटर है, मतलब, तो सिर्फ हम, क्योंकि अगर कोई बड़ा कैपेसिटर होगा साइज में तो ऑब्वियसली उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, वो ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो फिर हम ये छोटे कैपेसिटर से कंपैरिजन करके ये नहीं कह सकते कि वो खराब कैपेसिटर है। आप उसका कंपैरिजन कर रहे हो तो सेम स्पेस के लिए, सेम वॉल्यूम के लिए कंपैरिजन करो कि एक यूनिट वॉल्यूम में एक कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर पाता है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा वॉल्यूम वहां पर होगी वो तो ठीक है, उतनी ज्यादा एनर्जी उसकी हो सकती है। बट यहां पर हम क्या बात करें, यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी वो स्टोर कर सकता है, यानी कि एनर्जी डेंसिटी, और वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेटअप हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो जितना ज्यादा चार्ज आप क्रिएट कर पाएंगे, मान लो आपने क्रिएट किया +5 कूलम और -5 कूलम, ठीक है, और किसी दूसरे ने क्रिएट किया +10 कूलम अपने दूसरे कैपेसिटर पर और -10 कूलम, तो इसने कैपेसिटर पर ज्यादा चार्ज क्रिएट किया है ना। ठीक है, तो ज्यादा चार्ज अगर यहां पर क्रिएट किया, कैपेसिटेंस तो सेम ही होती है। ठीक है, दोनों को मैंने सेम कैपेसिटर दिया था, आपने 5 कूलम का चार्ज क्रिएट कर पाए, दूसरा 10 कूलम का चार्ज क्रिएट कर पा रहे। सो ऑब्वियसली उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है, मतलब कैपेसिटेंस तो दोनों की सेम है, बट उसने स्टोर ज्यादा चार्ज करवा दिया है। ठीक है, अगर आप यहां पर क्या देखते हैं, एनर्जी देखेंगे तो इसने ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर किया है। ठीक है, क्योंकि वहां पर चार्ज भी ज्यादा है, ज्यादा चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, यहां पर बेटर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो एनर्जी डेंसिटी भी हम क्या कह सकते हैं, सेकंड वाले कैपेसिटर में हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। मतलब सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा आपकी एनर्जी डेंसिटी क्या होगी। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी से हम कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट कैपेसिटर्स का, और फॉर्मूला यही रहेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। हमेशा हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने
एनर्जी के फॉर्मूले कवर किए, पोटेंशियल एनर्जी जो एक कैपेसिटर स्टोर कर सकता है अपने अंदर, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, दोनों ही केसेस में आपको एनर्जी को ऐड करना है। और लास्ट टॉपिक जो हमने अभी कवर किया वो था एनर्जी डेंसिटी का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने उसे डिराइव किया। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। जो फॉर्मूले हमने यूज करने हैं मतलब वो कैसे यूज करने हैं हमें पता लग जाएगा। तो हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू चार्ज अ 24 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आपको दे दी है, पूछ रहे कि कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा टू चार्ज अ 24 माइक्रोफेराड कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 500 वोल्ट। ठीक है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच में कितना है 500 वोल्ट, यानी कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस V पता है और कैपेसिटेंस C क्या है ये भी आपको पता है। ठीक है, एनर्जी वर्क डन यानी कि कितनी एनर्जी मतलब स्टोर्ड एनर्जी और वर्क डन वो एक ही बात होती है क्योंकि वर्क डन ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सो हमारे पास एनर्जी के फॉर्मूले हैं Q स्क्वायर अपॉन 2C, सेकेंड फॉर्मूला था हाफ CV स्क्वायर और थर्ड फॉर्मूला था हाफ इंटू Q इंटू V। तो यहां पर देखिए मुझे कैपेसिटेंस C पता है और वोल्टेज V पता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए ये वाला। आपको अब ये देखकर पता लगेगा कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है और कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना सुटेबल रहेगा। ठीक है, सो नाउ आई नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C एंड V, तो मैं एनर्जी निकाल लूंगा और एनर्जी ही वर्क डन होगी। ठीक है, वर्क डन से ही एनर्जी निकल जाएगी, एनर्जी से ही वर्क डन निकल जाएगा। सो दिस इज हाफ, कैपेसिटेंस देखिए कितनी है 24 माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -6, राइट। सो आप लिखेंगे 10 की पावर -6 और वोल्टेज जो है वो क्या है 500 का हमें स्क्वायर करना है, तो दो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं 500 इंटू 500। ठीक है, सो 2 और ये कैंसिल हो जाएगा 12 पर। अब ये 12 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25 और ये 10 की पावर 4 बनेगा क्योंकि 4 0 हो गई और ये 10 की पावर -6 है। सो 10 की पावर 4 और 10 की पावर -6 ये 10 की पावर -2 रह जाएगा। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करना 12 5 ज़ा क्या होता है 60 एंड 0 12 2 ज़ा 24 एंड 6, सो आई गेस ये हो जाएगा 300। ओके, ये हो जाएगा 300 अपॉन में 10 की पावर -2 मतलब अगर मल्टीप्लाई होता है यानी कि अपॉन में भी 100 ही हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगी एंड वर्क डन विल बी इक्वल टू 3 जूल, क्योंकि हमने सब कुछ देखिए एसआई यूनिट में यूज किया है ना। 24 माइक्रो था तो हमने माइक्रो का फैक्टर यूज कर लिया और वोल्टेज हमें ऑलरेडी वोल्ट्स में ही गिवन है। सो हमारा आंसर किस में आना चाहिए एसआई यूनिट यानी कि जूल के अंदर, सो 3 जूल विल बी योर आंसर। ठीक है, सो हमने ये फॉर्मूला यूज किया और वर्क डन हमें पता लग गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, आप ट्राई कर सकते हो खुद से, तीनों फॉर्मूलों में से कोई एक फॉर्मूला यूज होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अ कैपेसिटर इज चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। ठीक है, सो 200 वोल्ट से हमने उसको चार्ज किया व्हेन 0.1 कूलम, अब ये चार्ज आपको गिवन है इज स्टोर्ड इन इट, इतना चार्ज जब उसके अंदर स्टोर है, सो हाउ मच एनर्जी विल इट रिलीज व्हेन इट इज डिस्चार्ज, यहां पर क्या आएगा डिस्चार्ज्ड। सो हाउ मच एनर्जी विल इट रिलीज, अब कैपेसिटर के अंदर हम चार्ज क्यों स्टोर करते हैं ताकि हम उससे जरूरत पड़ने पर वो चार्ज या फिर वो एनर्जी हम ले सकें, राइट। सो इसीलिए उसको एनर्जी स्टोर की जाती है। तो वो एक ही बात है कि कितनी एनर्जी, हम वो कह रहे हैं कि हाउ मच एनर्जी विल इट रिलीज, कितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा जितनी एनर्जी उसके पास स्टोर्ड होगी। हम यहाँ पर आइडियली केस मानेंगे जितनी स्टोर्ड एनर्जी है वो सारी की सारी एनर्जी रिलीज कर देगा। ठीक है, सो एनर्जी के तीन फॉर्मूले हमारे पास हैं जो हमने डिराइव किए हैं आज के लेक्चर में। Q स्क्वायर अपॉन 2C इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर एंड हाफ QV। तो ये बार बार मैं इसीलिए लिख रहा हूं ताकि ये तीनों फॉर्मूले हमें याद हो जाएं। आप तीनों फॉर्मूलों को लिख लें अपने रफ पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले और फिर देखें क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। सो आपको पता है कि क्या वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है और कितना चार्ज Q कैपेसिटर के पास स्टोर्ड है। सो Q और V मुझे पता है, सो Q और V कहां पर आ रहे हैं थर्ड फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, सो ये फॉर्मूला मुझे यूज करना चाहिए टू फाइंड आउट स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो जाएगा हाफ इंटू चार्ज, चार्ज कितना है 0.1 कूलम, तो कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस है 200 वोल्ट, तो यहां पर लग जाएगा 200
सो 2 से बन जाएगा 100 एंड 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 विल बी 10. सो 10 जूल एनर्जी उसके पास स्टोर्ड है और 10 जूल ही एनर्जी वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, सो इट्स आंसर विल बी 10 जूल्स. क्वेश्चन में यही पूछा गया कि कितनी एनर्जी वो रिलीज कर सकता है कैपेसिटर, जब हमें ज़रूरत हो तो 10 जूल एनर्जी वो रिलीज कर देगा. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू विल अप्रोच दीज काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स. ये बिल्कुल सिंपल थे जहां पर वैल्यू गिवन थी और हमें सॉल्व करना था. थोड़े से इसके ट्रिकी न्यूमेरिकल्स हम आगे की प्रैक्टिस में देखेंगे. आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. ओके, आज के लेक्चर में हमने एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इसके बारे में देखा. कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स एंड थैंक यू.